नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों, आप सब कैसे हैं। आई होप आप लोग अच्छे होंगे, मस्त होंगे और अपनी पढ़ाई ज़बरदस्त तरीके से कर रहे होंगे। दोस्तों हम लोग एनसीईआरटी सार संग्रह देख रहे हैं। देखिए इसके तहत हम जो है वर्ल्ड ज्योग्राफी आज से स्टार्ट कर रहे हैं और इंडियन ज्योग्राफी मैंने ऑलरेडी करा दी है। दोस्तों मैं मैराथन डालने वाला था लेकिन वो फेल्ड बता दिया किसी वजह से। मैंने 4-5 घंटे की वीडियो थी, अपलोड कर रहा था, आधी हुई, उसके बाद वो फेल्ड बता दिया, दोबारा हुई नहीं। फिर जो है मैंने डिलीट भी कर दी थी ऑलरेडी, तो इसीलिए जो है नहीं पढ़ पाई, तो उसके लिए सॉरी। जो लोग मैराथन का वेट कर रहे थे वो लोग एक लाइन से देख लीजिए, 5-6 वीडियो हैं, आपके इंडियन ज्योग्राफी कंप्लीट हो जाएगी, ठीक। लेकिन वर्ल्ड ज्योग्राफी हम मैराथन डालेंगे, लेकिन आज से हम मैराथन नहीं, आज से हम क्लास देख रहे हैं, शुरुआत करेंगे। देखिए एक दिन में 5-6 घंटे लगातार वीडियो बना पाना थोड़ा दिक्कत हो जाती है ना, तो आप लोग मतलब डेली देख लीजिए, मुझे मैराथन डालने की ज़रूरत ही ना पड़े। देखिए मैंने पोल्टी जो है करा दी है, आपको पूरी कंप्लीट करा दी है 4-5 घंटे में, 5 घंटे में मैंने कराई है। इंडियन ज्योग्राफी भी मैंने 5-6 घंटे में करा दी है पूरी कंप्लीट, तो देखिएगा। और देखिए ये बुक जो है मोस्ट इम्पोर्टेंट है दोस्तों। कल मैंने जो है इंडियन ज्योग्राफी जो कल और परसों वीडियो अपलोड की थी तो दो ही वीडियो से यूपी पुलिस में 4 क्वेश्चन जो है मिले हैं जीएस के। कल मैंने कल से यूपी पुलिस का प्रैक्टिस सेट स्टार्ट किया था, उसमें 4 क्वेश्चन केवल 2 वीडियो से मिले हैं। तो जो लोग नहीं देखते हैं देखिएगा दोस्तों, बहुत बेनिफिट मिलेगा किसी भी एग्जाम के लिए। आप पीसीएस तक मान लीजिए, बहुत अच्छी बुक है, देख सकते हैं। देखिए एनसीईआरटी पैटर्न पे ही क्वेश्चन बनते हैं ज़्यादातर, और यही क्वेश्चन आपको अलग अलग जगह दिखेंगे भी, ठीक। आज हम वर्ल्ड ज्योग्राफी स्टार्ट करेंगे। देखिए इसमें जो है ब्रह्मांड एवं सौरमंडल है, पृथ्वी की गतियाँ हैं, चट्टानें हैं, भूकंप है, सुनामी है। आज हम ये सब टॉपिक देखेंगे, उसके बाद कल डिस्कस करेंगे कि कौन से टॉपिक हमें कल देखने हैं। इसमें टोटल जो है 27-28 टॉपिक हैं, तो हम देखेंगे आराम से, कोई दिक्कत की बात नहीं। आज से हम स्टार्ट करते हैं विश्व का भूगोल यानी वर्ल्ड ज्योग्राफी। देखिए ब्रह्मांड और सौरमंडल यानी यूनिवर्स एंड सोलर सिस्टम देखते हैं दोस्तों। देखिए ये जो हमारे ग्रह हैं, अगर हम बात करें तो टोटल कितने ग्रह हैं, तो हमारे 8 ग्रह हैं। कितने हैं? 8 ग्रह हैं। देखिए ये जो अंदर हैं 4 ग्रह, ये हमारे हो जाते हैं भीतरी ग्रह, पार्थिव ग्रह, और ये जो बाहर हो जाते हैं ये इन्हें कहते हैं बाहरी ग्रह या जोवियन ग्रह। देखिए आप कहेंगे यहाँ तो लिखा ही है, तो क्या बता रहे हैं इसमें। देखिए दोस्तों ये कैसे हम माने हैं, तो यहाँ देखिए एक क्षुद्र ग्रह की पेटी पाई जाती है, यानी बेल्ट है क्षुद्र ग्रह की। यहाँ बहुत सारे छोटे छोटे क्षुद्र ग्रह पाए जाते हैं। किनके बीच में पाए जाते हैं, तो ये मंगल और बृहस्पति के बीच में पाए जाते हैं। किसके? मंगल और बृहस्पति के बीच में क्षुद्र ग्रह पाए जाते हैं, बहुत बड़ी संख्या में क्षुद्र ग्रह हैं, ठीक। तो ये क्वेश्चन पूछा गया है कि क्षुद्र ग्रह किन 2 ग्रहों के मध्य पाए जाते हैं, तो ये मंगल और बृहस्पति के मध्य पाए जाते हैं, कभी भूलिएगा नहीं आप लोग। तो ये जो मतलब क्षुद्र ग्रह के जो अंदर वाला भाग है, इसमें जो ग्रह हैं उन्हें आंतरिक ग्रह या पार्थिव ग्रह कहते हैं, और जो क्षुद्र ग्रह के बाह्य होते हैं, बाह्य भाग में होते हैं, उन्हें हम बाहरी ग्रह या जोवियन ग्रह या गैसीय ग्रह कहते हैं। ये गैस के फॉर्म में होते हैं, और ये चट्टानी ग्रह कहलाते हैं, क्योंकि ये चट्टान के रूप में होते हैं। जैसे पृथ्वी हमारी ठोस है, ये सारे ग्रह हमारे ठोस हैं दोस्तों। समझ में आया कि नहीं? तो इतना समझ में आ गया होगा, आई होप। अब हम आगे बढ़ें। देखिए कैसे याद करेंगे, तो ये ट्रिक आपको नहीं दोस्तों याद करनी है, आपको सिंपल ऐसे याद करना है कि बुध शुक्र पृथ्वी मंगल बृहस्पति शनि अरुण वरुण। बुध शुक्र पृथ्वी मंगल बृहस्पति शनि अरुण वरुण, बुध शुक्र पृथ्वी मंगल बृहस्पति शनि अरुण वरुण। इस तरह आपको 10-20-50 बार बोल दीजिए, काम खत्म आपका, ठीक। ऐसे याद करना पड़ेगा आपको, क्योंकि कोई ट्रिक याद करेंगे तो कन्फ्यूज हो जाएंगे दोस्तों। ट्रिक एग्जाम में काम भी कभी नहीं आई है आज तक, ठीक। देखिए हाँ ट्रिक तब काम आती है जब आप कोई मतलब सेंटेंस लिखा हो, कोई वर्ड हो, की वर्ड हो, लेकिन इस तरह की ट्रिक आप भूल जाएंगे अक्सर दोस्तों। और ये फर्जी की मतलब बढ़ाने वाला, दिमाग में फर्जी का स्टोरेज है, ठीक है। अब देखिए बिग बैंग थियरी के अनुसार ये किसने दिया? जॉर्ज लेमेंटियर थे, मतलब विशेषज्ञ थे, उन्होंने दिया था। ये देखिए इन्होंने कहा कि लगभग 13.8 अरब वर्ष पूर्व वर्तमान ब्रह्मांड एक अत्यंत सघन और अत्यंत उच्च तापमान वाले एकल सूक्ष्म पिंड अथवा बिंदु के रूप में था, जिसे सिंगुलैरिटी कहा गया। इस पिंड में एक महाविस्फोट के पश्चात ब्रह्मांड का प्रसार प्रारंभ हुआ, जो अनवरत जारी रहा। दोस्तों देखिए जैसे मान लीजिए एक ब्लैक होल है, ब्लैक होल में इतना मतलब उसका जो घनत्व इतना अधिक है कि मतलब इसमें देखिए कोई भी चीज़ जाती है तो वापस मतलब रिफ्लेक्ट नहीं हो पाती, सारी चीज़ों को अवशोषित कर लेता है। वैसे मान के चलिए कोई ऐसा पिंड है जो सारी चीज़ों को अपनी ओर आकर्षित कर रहा था। तो जब सारी चीज़ें अपनी ओर, एक पिंड है वो आकर्षित अपनी ओर सारी चीज़ें कर रहा था, तो ये सारी चीज़ें ये आपस में जुड़ती जाएंगी। जैसे जैसे आपस में जुड़ती जाएंगी उनका तापमान बढ़ेगा। भाई जैसे अगर 4 चीज़ें यहाँ अलग अलग हैं तो इनका तापमान कम होगा, लेकिन चारों को आप मतलब जितना सघन कर देंगे उनका तापमान बढ़ता जाएगा। आपस में जितना वो पास आएंगे उनका घनत्व बढ़ता जाएगा, घनत्व के साथ साथ दाब बढ़ता जाएगा, दाब के साथ उनका जो है तापमान बढ़ता जाएगा। तो एक समय आएगा कि वो सह नहीं पाएंगे उस तापमान को, विस्फोट हो जाएगा।
तो वही चीज़ यहाँ भी हुई है। इसी तरह जो है ब्रह्मांड की उत्पत्ति हुई है, और ये जब विस्फोट हुआ तो ये छोटे छोटे जो है बहुत सारे तारों ग्रहों में बट गए, ठीक। तो उसमें से एक पृथ्वी भी है हमारी। तो ये मतलब सिंपल मैंने समझाया है, बिल्कुल मतलब एकदम आम भाषा, गाँव की भाषा ये समझाया है। लेकिन ये मतलब थोड़ा अलग लेवल का है, आपको मैं फिर कभी जो है बोर्ड पे समझाऊंगा तो अलग लेवल का समझाऊंगा, ठीक। तो वहाँ आप ज़्यादा समझ पाएंगे कि कोई चीज़ कैसे मतलब निर्माण हुई, कैसे क्या बना, पृथ्वी की परत कैसे बनी, जल है या नहीं है पृथ्वी के अंदर, तो बहुत सारी चीज़ें होंगी, डायमेंशन हम वहाँ देखेंगे, ठीक। अभी आप इतना ही समझ लीजिए दोस्तों कि ऐसे हुआ। देखिए यहाँ लिखा कि महाविस्फोट सिद्धांत बिग बैंग थ्योरी किससे संबंधित है, तो ब्रह्मांड की उत्पत्ति से संबंधित है। अगला है तारों का रंग किसका सूचक है, तो दोस्तों उसके तापमान का सूचक है। अगर नीला तापमान है उसमें, यार तापमान अगर नीला है यानी वो नीले रंग का दिख रहा है, तो यानी उसमें ऊर्जा कितनी है, बहुत अधिक है। तारा अगर नीला दिख रहा है तो ऊर्जा अधिक है, और लाल दिख रहा है तो तारे में ऊर्जा की मात्रा कम हो गई, यानी मृत तारा एक प्रकार से नजर आएगा। देखिए सफ़ेद तारा पूरी तरह से मर जाता है, और जो थोड़ा लाल होता है उसमें थोड़ा मतलब जो तापमान होता है वो कम होता है। अब देखिए कि बिल्कुल सिंपल एग्जांपल समझिए, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है दोस्तों, ये अगर आप समझ गए तो आपका काम हो जाएगा। देखिए घर में गैस होती है आपकी, तो जो सीएनजी वाली गैस होती है जो जलती है, जिससे हम खाना बनाते हैं, उसमें देखेंगे वो गैस कैसी होती है, नीली होती है। तो मैंने अभी बताया जो नीली होती है इसमें तापमान अधिक होता है, इसलिए गैस पर खाना तुरंत बन जाता है, बनता है कि नहीं। लेकिन अगर हम चूल्हे की बात करें, चूल्हे में गैस कैसी होती है, तो लाल होती है कि नहीं, सॉरी गैस नहीं, वहाँ की आग जो होती है चूल्हे की वो लाल होती है। तो जब आग लाल होती है तो वहाँ का तापमान कम होगा, तो खाना देर से बनेगा। तो चूल्हे पे खाना देर से बनता है, जबकि गैस पे खाना जल्दी बनता है। क्यों? क्योंकि नीली गैस होती है उसमें, यानी नीला तापमान निकलता है, नीले की वजह से तापमान अधिक है उसका, तो तापमान अधिक है तो खाना जल्दी बनेगा। और जब ये नीली जो है लाल में परिवर्तित होने लगती है, तो हम अक्सर कहते हैं कि हमारी जो है गैस खत्म होने वाली है। अंदाज़ा लगाते हैं ना, ऐसे ही लगाते हैं दोस्तों। तो ये चीज़ है, आई होप आपको समझ में आया होगा मैं कहना क्या चाहता हूँ। अगला है पृथ्वी के सर्वाधिक निकट तारा कौन सा है दोस्तों, तो सूर्य सबसे निकट तारा है, ठीक। आगे बढ़ते हैं, ये हम बाद में अभी देखेंगे उदाहरण, पहले ऊपर देखते हैं। हमारी आकाश गंगा या गैलेक्सी दुग्ध मेखला किस आकार की है, तो अंडाकार या सर्पिला आकार की है। अगला आधुनिक खगोल शास्त्र का जनक किसे कहा जाता है, तो कापरनिकस को कहा जाता है। पृथ्वी गोलाकार है, ये सर्वप्रथम किसने कहा था, पाइथागोरस ने कहा था, ठीक। अगला क्वेश्चन दिया है कि मंदाकिनी का सबसे चमकीले एवं ठंडे तारों का क्षेत्र कौन सा है दोस्तों, तो ओरियन नेबुला है। कौन सा है, ओरियन नेबुला है। अगला है तारों की आयु किस आधार पर ज्ञात की जाती है, तो तारों द्वारा मुक्त ऊष्मा के आधार पर ज्ञात की जाती है। ऊष्मा यानी जो वही तापमान वाली मैं बात बता रहा हूँ, उसी के आधार पर की जाती है। अगला है ब्रह्मांड से संबंधित प्रमुख अवधारणाएं कौन सी हैं। देखिए क्लाडिस टालमी मिस्र के यूनान थे, 140 ईस्वी में इन्होंने क्या कहा था, इन्होंने अवधारणा दी कि इन्होंने सर्वप्रथम भू केंद्रित अवधारणा दी, जियोसेंट्रिक कॉन्सेप्ट का प्रतिपादन किया। इस अवधारणा के अनुसार पृथ्वी ब्रह्मांड के केंद्र में है तथा सूर्य व अन्य ग्रह उसकी परिक्रमा करते हैं। दोस्तों वर्तमान के हिसाब से ये गलत है, ठीक। इन्होंने कहा कि पृथ्वी केंद्र में है, जबकि ब्रह्मांड के केंद्र में क्या है, सूर्य है हमारा, पृथ्वी और अन्य ग्रह उसकी परिक्रमा करते हैं। देखिए सूर्य भी मतलब स्थिर नहीं है दोस्तों, सूर्य भी किसी न किसी ग्रह की परिक्रमा कर रहा है, यानी सूर्य भी किसी न किसी अपने तारे की परिक्रमा कर रहा है। देखिए ब्रह्मांड में कोई भी चीज़ स्थिर नहीं है दोस्तों, ये चीज़ एकदम मतलब ध्यान रखिएगा। मैं जो बता रहा हूँ पॉइंट बहुत हार्ड है, मतलब आप हो सकता है आपके पचे ना, लेकिन रियलिटी है। देखिए सूर्य भी किसी न किसी चीज़ की परिक्रमा कर रहा है, पृथ्वी सूर्य की कर रही, तो आप बताइए, जैसे मान लीजिए सूर्य इसकी परिक्रमा कर रहा है और पृथ्वी जो है सूर्य की कर रहा है, तो आपको लगेगा ये सूर्य जो है इसके साथ साथ घूम रहा है, तो पृथ्वी भी इसके साथ साथ घूमेगी। तो आपको ये नज़र नहीं आएगा कि सूर्य किसी की परिक्रमा कर रहा है, आपको लगेगा नहीं। लेकिन एक्चुअली बात ये है कि सूर्य भी किसी न किसी की परिक्रमा कर रहा है। ब्रह्मांड में कोई चीज़ स्थिर नहीं है, एकदम सेट कर लीजिए माइंड में, किसी न किसी की वो भी परिक्रमा कर रहा है। अगला है निकोलस कापरनिकस, पोलैंड के हैं। 1543 ईस्वी में इन्होंने पुस्तक कमेंटेरियोलस में इन्होंने सूर्य केंद्रित अवधारणा दी, यानी हेलियोसेंट्रिक कॉन्सेप्ट इन्होंने दिया दोस्तों। इन्होंने बताया कि ब्रह्मांड के केंद्र में पृथ्वी नहीं अपितु सूर्य है। देखिए बताया कि नहीं, कापरनिकस ने सबसे पहले यही चीज़ बताई। अगला है महाविस्फोट सिद्धांत बिग बैंग थ्योरी का प्रतिपादन किसने किया, तो जॉर्ज लेमेंतेयर द्वारा किया गया, ठीक। तो ये याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है दोस्तों, मैंने अभी ऊपर ही बताया। आप देखिए कुछ तथ्य देखते हैं।
सूर्य से संबंधित कुछ विशिष्ट तथ्य हैं। पृथ्वी से न्यूनतम दूरी कितनी है? तो 40.70 करोड़ है। यानी अगर मोटा मोटा माने, सॉरी 40 नहीं 14, तो थोड़ा मोटा मोटा माने तो 14 करोड़ किलोमीटर है, मतलब पृथ्वी से न्यूनतम दूरी सूर्य की। पृथ्वी से अधिकतम दूरी कितनी है? तो 15 करोड़ के आसपास है। पृथ्वी से औसत दूरी कितनी है? तो लगभग 15 करोड़ मान लीजिए ये भी। सूर्य का व्यास कितना है? तो 13,92,000 किलोमीटर है। कितना है? 13,92,000 किलोमीटर है। अगला आयतन कितना, ये इंपॉर्टेंट हो जाता है, थोड़ा याद रखिएगा। पृथ्वी से 13 लाख गुना अधिक जो है सूर्य का आयतन है। द्रव्यमान कितना है? तो पृथ्वी से 3,32,000 गुना अधिक द्रव्यमान है। तलीय गुरुत्व की बात करें तो पृथ्वी से 28 गुना है। केंद्रीय घनत्व की बात करें तो 150 ग्राम प्रति घन सेंटीमीटर है। रासायनिक संगठन की बात करें तो हाइड्रोजन 71% है। हीलियम, देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि सूर्य में क्या सबसे अधिक है? तो हाइड्रोजन देखिए सूर्य में सबसे अधिक है, 71% है। हीलियम कितना है? तो 26.5% है। और अन्य तत्व कितना है? तो 2.5% है। तो ये याद रखिएगा। अगला है फोटोस्फीयर ताप, तो सतह का ताप कितना है? लगभग 6,000 के आसपास है। 6,000 सेंटीग्रेड है, यानी 6,000 तापमान इसका है। केंद्र का तापमान कितना है? तो 15 मिलियन डिग्री सेल्सियस जो है केंद्र का तापमान है। पृथ्वी के धब्बों का तापमान कितना है? तो 1500 डिग्री सेल्सियस है। देखिए आपको इसमें सारी जानकारी नहीं याद रखनी, कुछ जानकारी याद रखनी है, ठीक दोस्तों। जैसे देखिए ये वाला जो फोटोस्फीयर का तापमान है 60,000, ये याद रखना। रासायनिक संगठन ये याद रखना, ठीक। और आपको एक ये याद रखना है, अगर मन हो तो केंद्रीय घनत्व याद कर लीजिए और आयतन याद कर लीजिए। अगर इतना याद है तो बहुत है, बहुत सारी जानकारी, कोई दिक्कत की बात नहीं, मतलब याद करना कोई बड़ी बात नहीं, लेकिन वो कहीं काम बहुत कम आएगी, ठीक। अगला, सूर्य के धब्बे का तापमान है 1500 डिग्री सेंटीग्रेड। ऊर्जा उत्सर्जन 3.77 × 10⁻26 जूल प्रति सेकंड है। केंद्रीय दाब है 1 अरब एटमॉस्फेयर। अक्ष पर घूर्णन अवधि है 25.38 दिन मध्य रेखा के सापेक्ष और 35 दिन ध्रुवों के सापेक्ष। सूर्य की आयु है 5 बिलियन वर्ष पूर्व लगभग। अगला है सामान्य तारे का संभावित जीवन काल कितना है? तो 10 बिलियन के लगभग है। सूर्य की प्रकाश की गति, ये इंपॉर्टेंट है, याद रखिए, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड, यानी 3 लाख किलोमीटर पर सेकंड। अब मैं आपको एक चीज़ बताऊँ, आकाश में जब बिजली कड़कती है तो आपको ध्वनि बाद में सुनाई देगी, मतलब आकाश में जब बिजली कड़केगी तो उसकी ध्वनि बाद में सुनाई देगी, लेकिन उसकी जो चमक होती है वो सबसे पहले आपके पास आ जाएगी। चमक सबसे पहले आप सुनेंगे, मतलब देखेंगे, उसके बाद ध्वनि आएगी। क्यों? क्योंकि ध्वनि की चाल है 332 किलोमीटर प्रति सेकंड है। 1 किलोमीटर में कितनी चलती है? 332 किलोमीटर चलती है। जबकि सूर्य कितना चलता है 1 किलोमीटर में? सूर्य का प्रकाश देख लीजिए तो 3 लाख किलोमीटर पर सेकंड चलता है। तो सबसे पहले कौन पहुंचेगा पृथ्वी पर? चमक पहुंचेगी, सूर्य की गति पहुंचेगी कि नहीं? सूर्य के प्रकाश की जो गति होगी वो सबसे पहले पहुंचेगी, और अब इसीलिए बिजली की चमक जो है सबसे पहले पहुंचती है, उसके बाद बिजली की ध्वनि हमें सुनाई देती है। समझ में आया कि नहीं दोस्तों? अगला है कि हमारी आकाशगंगा के केंद्र की परिक्रमा करने में सूर्य को कितना समय लगेगा? तो लगभग 25 करोड़ वर्ष लगता है। सूर्य की ऊर्जा किस क्रिया से उत्पन्न होती है? तो नाभिकीय संलयन से उत्पन्न होती है, यानी इसके द्वारा जो हमें ऊर्जा प्राप्त होती है सूर्य को। अगला है, सूर्य के केंद्र में उपस्थित सभी पदार्थ अत्यधिक उच्च तापमान लगभग 15 लाख डिग्री सेंटीग्रेड के कारण गैस और प्लाज्मा अवस्था में पाए जाते हैं। किसमें? गैस और प्लाज्मा। प्लाज्मा में बताऊं, आप आटा गूंथते हैं ना, तो वो न तो बहुत ज़्यादा लिक्विड है और ना ही बहुत ज़्यादा ठोस है। मतलब आप आटा देख लीजिए, मतलब जब गूंथा हुआ रखा हो तो वही प्लाज्मा हो जाएगा, ठीक। अगला, सूर्य के सबसे निकट स्थित तारे प्राक्सिमा सेंचुरी की दूरी कितनी है? तो जैसे निकल ही नहीं रहा वर्ड मुंह से, तो 4.24 प्रकाश वर्ष है प्राक्सिमा सेंचुरी, ठीक। कभी कभी हो जाता है, ऐसा होता है, सबके साथ होता है, लेकिन मेरे साथ कुछ ज़्यादा ही हो रहा है, ठीक। अगला है, पृथ्वी अपने परिक्रमा पथ ऑर्बिट में लगभग किस माध्य वेग से सूर्य का चक्कर लगाती है? तो 29.9 किलोमीटर पर सेकंड के स्पीड से चक्कर लगाती है। अगला, हमारे सौरमंडल का 99.86% द्रव्यमान सूर्य में निहित है, यानी सौरमंडल का लगभग समझ लीजिए 99.86% द्रव्यमान कहाँ? सूर्य में निहित है। अब आगे बढ़ते हैं। देखिए ये भी सारे जो है फैक्ट इंपॉर्टेंट है। किसी ग्रह का अपने अक्ष पर घूमने को परिभ्रमण कहते हैं, रोटेशन कहते हैं। सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाने को परिक्रमण कहते हैं, रिवोल्यूशन कहते हैं। देखिए जब ग्रह अपने ही अक्ष पर घूमेगा, ठीक, तो दिन और रात होता है। यानी अगर कोई पूछे कि दिन रात किसके कारण होता है, दिन रात,
तो ये परिभ्रमण के कारण होता है, रोटेशन के कारण। जैसे मान लीजिए हमारा सन है, ठीक, ये सन है और ये हमारी पृथ्वी है। तो पृथ्वी जब अपने चक्कर लगाएगी, अपने आप घूमेगी, तो दिन और रात होगा, ठीक। जो भाग सूर्य के सामने होगा, जैसे मान लीजिए यहाँ मान लीजिए इंडिया है, ठीक, और यहाँ यूएसए है। इस समय सूर्य का भाग कहाँ पड़ रहा है? यूएसए पर पड़ रहा है, तो यहाँ दिन होगा। तभी तो मैच हो रहा था अभी वर्ल्ड कप, तो वहाँ दिन था, यहाँ रात थी। तो देखिए यूएसए वाला क्षेत्र पड़ रहा है, तो यहाँ देखिए दिन हो गया, लेकिन इंडिया में क्या है? रात है। एक समय आएगा पृथ्वी अपने, मतलब मान लीजिए सन हो जाएगा, पृथ्वी अपने अक्ष पे घूम चुकी होगी, ये यूएसए बढ़ के यहाँ आ जाएगा, इंडिया यहाँ आ जाएगा। तो इंडिया में क्या होगा? अब दिन हो जाएगा, इससे में क्या होगा? रात होगा। इस समय इससे में क्या है? उस क्षेत्र में क्या है? रात हो जाएगी। समझ आया कि नहीं? तो ये पृथ्वी अपने जगह पे घूमी है, तभी तो ऐसा हुआ है कि नहीं? तो परिभ्रमण इसे ही कहते हैं। परिक्रमण क्या होता है? जब ये पृथ्वी सूर्य के चक्कर लगे, यहाँ आ गई, यहाँ आ गई, यहाँ आ गई, तो इससे क्या होता है? परिक्रमा लगाने से क्या होता है? परिक्रमा लगाने से होता है ऋतु परिवर्तन। सर्दी होगी, गर्मी होगी, बरसात होगी, इस तरह। समझ में आया कि नहीं? आगे बढ़ते। अगला है दिन और रात किस कारण होते हैं? पृथ्वी के अपने अक्ष में घूमने के कारण। अगला है ग्रह क्या है? वे प्रकाशहीन पिंड है जो सूर्य के प्रकाश से प्रकाशित होते हैं। बिल्कुल सही। पृथ्वी का कोई अपना प्रकाश थोड़ा हो, सूर्य के प्रकाश से ही प्रकाशित होता है। अगला पृथ्वी किन दो ग्रहों के मध्य है? शुक्र और मंगल के मध्य है। अब देखते हैं आकार के अनुसार ग्रहों का अवरोही क्रम। सबसे बड़ा क्या है? बृहस्पति है, फिर शनि है, फिर अरुण है, फिर वरुण। यानी जो बाह्य ग्रह हैं हम उनको सबसे पहले रख दें। बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण बाह्य ग्रह हो गए हमारे 4 बड़े। उसके बाद 5वें पे पृथ्वी है, फिर शुक्र है, फिर मंगल है, फिर बुध है। बुध सबसे छोटा है, बृहस्पति सबसे बड़ा है, ठीक। आकार व द्रव्यमान के अनुसार सबसे बड़ा बृहस्पति और सबसे छोटा बुध है। अगला है घनत्व के अनुसार ग्रहों का अवरोही क्रम क्या है? तो देखिए घनत्व सबसे ज़्यादा किसका है? पृथ्वी का है, फिर बुध का है, फिर शुक्र का है, फिर मंगल का है, फिर वरुण का है, फिर बृहस्पति का है, फिर अरुण का है, फिर शनि का है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। घनत्व सबसे अधिक किसका है? तो पृथ्वी का है, ठीक दोस्तों। फिर बुध का हो जाएगा। अगला है शनि का घनत्व सबसे कम है, पृथ्वी का घनत्व सबसे अधिक है, इसीलिए शनि आपको तैरता हुआ नजर आएगा। अगला है कि आंतरिक ग्रह या पार्थिव ग्रह ये किसे कहते हैं? तो आंतरिक ग्रह बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल हम लोग देखे हैं। बाह्य ग्रह कौन कौन से हैं? तो बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण ये भी देख चुके हैं। अगला सूर्य से दूरी के अनुसार ग्रहों का आरोही क्रम। तो सूर्य के सबसे नज़दीक कौन है? देखिए वो तो अवरोही क्रम वही हो गया जो वहाँ पे था। बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण, वही अवरोही क्रम हो जाएगा। अवरोही क्रम, आरोही क्रम मतलब जो है बढ़ते हुए क्रम में। तो सूर्य के सबसे निकट बुध है, फिर शुक्र है, फिर मंगल, फिर बृहस्पति, फिर शनि, फिर अरुण, फिर वरुण, ठीक। अगला है कि सूर्य का निकटतम ग्रह बुध है और दूरतम ग्रह वरुण है। अगला है सूर्य के परितः परिक्रमण वेग के अनुसार ग्रहों का आरोही क्रम कौन सा है? तो देखिए बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण वही चीज़ है। अगला है बुध परिक्रमण वेग सबसे कम, यानी सबसे जल्दी कौन चक्कर लगाए? जो सबसे नज़दीक होगा बुध सूर्य के, तो सबसे नज़दीक कौन है? बुध है। और सबसे देर में कौन चक्कर लगाएगा? वरुण, जो सर्वाधिक दूर है, ठीक। अगला देखिए मैं बताऊँ कैसे। देखिए मान लीजिए ये हमारा पृथ्वी है, क्या है? सॉरी, ये हमारा क्या है? सूर्य है। मान लीजिए ये बुध हो गया, ये शुक्र हो गया, ये जो है बुध, शुक्र, पृथ्वी हो गया, फिर मंगल हो गया। आप बताइए अब बताइए यहाँ से कोई इंसान दौड़ना शुरू करेगा तो सबसे पहले पहुँच जाएगा कि नहीं? ये देखिए इतनी दूरी तय कर रहा है, ये इतनी दूरी कर रहा है, तो ऐसे करके वरुण सबसे बड़ा हो जाएगा, तो वो सबसे ज़्यादा दूरी तय करेगा कि नहीं दोस्तों? सही बताना। देखिए जब कभी इस तरह मतलब रनिंग कराते हैं तो देखेंगे किसी खिलाड़ी को यहाँ रखते हैं, किसी खिलाड़ी को यहाँ रखते हैं, किसी खिलाड़ी को यहाँ रखते हैं। क्यों? क्योंकि ताकि दूरी जो है सबकी बराबर हो सके। नहीं तो पता लगा ये बराबर अगर इक्वल टू कर देंगे तो कोई ज़्यादा दूरी तय करेगा, कोई कम दूरी तय करेगा। इसलिए आप चाहे मूवी में देखें, कहीं भी देखें, खिलाड़ियों में थोड़ा थोड़ा गैप होता है। एक यहाँ खिलाड़ी का नज़र आएगा तो एक सबसे आगे होगा, फिर कोई यहाँ पर खड़ा होगा, फिर इस तरह होता है ना। तो ये चीज़ समझ में आया ना। अगला है परिभ्रमण वेग के अनुसार ग्रहों का आरोही क्रम कौन सा है? देखिए बृहस्पति है, शनि है, अरुण है, वरुण है, पृथ्वी, मंगल, बुध, शुक्र। तो ये दोस्तों हमारा जो है ये था। समझ में आया कि नहीं दोस्तों? ये बताइए। अब पृथ्वी से संबंधित देखते हैं। आकृति कैसी है? जीवाइड है, मैं 1000 बार बता चुका हूँ। इसका अक्ष ध्रुवीय, यहाँ लिखा अक्ष लिखा है। अक्ष ध्रुवीय व्यास कितना है? 12,714 किलोमीटर है। और भूमध्य व्यास कितना है? 12,756 किलोमीटर है। ध्रुवीय परिधि कितनी है? तो 40,008 किलोमीटर है। विषुवतीय रेखीय परिधि कितनी है?
तो ये 40,075 किलोमीटर है। द्रव्यमान कितना है, तो द्रव्यमान है 5.97 गुणे 1024 किलोग्राम। जलीय भाग 71% है, स्थलीय भाग कितना है 29% है। आयतन कितना है, तो याद करने की कोई ज़रूरत नहीं। द्रव्यमान और आयतन दोस्तों देख लीजिए अपनी आंखों से, लेकिन याद करने की कोई ज़रूरत नहीं। घनत्व तो जरूर याद करिए, क्योंकि घनत्व तो बहुत जरूरी है। पानी के घनत्व के सापेक्ष कितना है, तो 5.5 अगर याद है तो बहुत है, ठीक, 5.5। अगला है पृथ्वी की अनुमानित आयु कितनी है, तो 4.6 बिलियन वर्ष है। धरातल का क्षेत्रफल कितना है, तो 51 करोड़ वर्ग किलोमीटर है। परिभ्रमण मतलब अपने ही अक्ष पर कितना घूमती है, तो 23 घंटे 56 मिनट और 4 सेकंड में घूमती है। परिक्रमण यानी सूर्य का चक्कर कब लगाती है, 365 दिन 5 घंटे 48 मिनट 46 सेकंड में लगाती है। अगला है परिक्रमण वेग कितना है, यानी जो वे 1 सेकंड में कितना पृथ्वी घूमती है, तो 29.8 किलोमीटर पर सेकंड की घूमती है। देखिए कोई बच्चा बहुत नाबालिग हो, बहुत मतलब इनोसेंट टाइप का हो, वो कहेगा यार पृथ्वी घूमती है तो मेरे जैसा मान लीजिए उसका घर है ये, ठीक, वो बच्चा कहेगा अगर पृथ्वी घूमती है दोस्त तो ये बताओ, ये जो जैसे मेरा मतलब घर का द्वार जो है इस साइड खुलता है, ठीक, मतलब दरवाज़ा, तो ये कभी घूम के इस साइड नहीं हुआ यार, ये पृथ्वी किस तरह घूमती है। उसके माइंड में आएगा कभी कभी, किसी न किसी के आ जाता है कि यार पृथ्वी घूम रही है, तो ये बताओ ये मतलब हमारा दरवाज़ा हमेशा एक ही साइड नज़र आता है। दोस्तों भैया पृथ्वी घूमेगी तो आपका दरवाज़ा भी तो घूम रहा है, ये क्यों नहीं देख रहे हो। जैसे मान लीजिए पृथ्वी गोल है, आपका दरवाज़ा यहाँ है, ठीक, आपका घर भी यही है मान लीजिए पूरा, ठीक, तो पृथ्वी जब घूमेगी तो ये भी तो साथ में घूमेगा, तो आपको पता ही नहीं चलेगा कि पृथ्वी घूम रही या नहीं, क्योंकि आपका घर ही नहीं, आप सब कुछ घूमेगा। तो पूरी पृथ्वी इतनी बड़ी है दोस्तों कि वो जब पूरी घूमती है तो किसी को मतलब आभास भी नहीं होता कि पृथ्वी घूम रही, क्योंकि उसका वजन इतना है, उसका घनत्व इतना है। तो ये सारी चीज़ें हैं, समझ में आया कि नहीं दोस्तों, आ गया होगा ना। और जब आप आकाश में जाएंगे, जैसे अभी एक वीडियो मैंने पोस्ट की थी, उसमें नासा ने भेजा है, तो दिखाया होगा पृथ्वी पूरा मतलब पृथ्वी, तो वहाँ पे आप देखेंगे तो पृथ्वी गनगन गनगन आपको नाचती हुई नजर आएगी कि नहीं। तो ये चीज़ है दोस्तों, आगे बढ़ते। देखिए अगला है कि परिक्रमण मार्ग की लंबाई कितनी है, 96 करोड़ किलोमीटर। दोस्तों देखिए मैं वो चीज़ ज़रूर बता देता हूँ जो चीज़ आप लोगों के माइंड में थोड़ा मतलब रह जाएगी, क्योंकि मैं भी स्टूडेंट था कभी ना कभी, मैं आज भी हूँ स्टूडेंट, ऐसा नहीं है। तो मतलब मेरे भी माइंड में जब मैं शुरू में पढ़ता था तो ऐसे ख्याल आते थे कि यार पृथ्वी घूमती है तो नज़र क्यों नहीं आती, पृथ्वी गोल है तो कैसे हम मान लें गोल है, हमें तो कहीं दिखी ही नहीं गोल। देखो दोस्तों मैं बताऊँ, आप छत पे चढ़ेंगे तो देखेंगे इस तरह कर्व आकार का आपको चारों तरफ इसी तरह का नज़र आएगा, कर्व आकार का पृथ्वी। अच्छा बताइए, सभी ग्रह गोल है तो क्या पृथ्वी ना गोल होगी। अगर पृथ्वी चौकोर होती तो सभी ग्रह हमें चौकोर नज़र आते, समझ आए कि नहीं। तो बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत सारे फैक्टर हैं जो काम कर रहे हैं। अगला पृथ्वी से सूर्य से न्यूनतम दूरी 14 दशमलव है दोस्तों, ये 14.7 करोड़ किलोमीटर है। सूर्य से अधिकतम दूरी 15.21 करोड़ है। सूर्य से माध्य दूरी, ये सब हम अभी देखे हैं, ऊपर ही देखे हैं, 14.96 करोड़ किलोमीटर है। अगला, सूर्य से पृथ्वी तक प्रकाश पहुंचने में कितना समय लगता है, तो 8 मिनट 16 सेकंड। ये भी इम्पोर्टेंट है। और इसे ही दोस्तों कितना कह देंगे, तो अगर सेकंड में इसे डिवाइड करेंगे तो जो सेकंड है ना, ये 8 में 60 से गुणा कर देंगे तो 8 छंग 48 हो जाएगा, यानी 480, और 16 जोड़ देंगे तो 496। यहीं पे आपको कहीं कहीं 500 अगर सेकंड मिलेगा ना तो गलत नहीं है, ठीक, कभी एग्जामिनर घुमा देता है। अगला है चंद्रमा से दूरी कितनी है, तो 3,84,000 किलोमीटर है। समुद्र तल से स्थल की लंबाई कितनी है, तो दोस्तों ये है, देखिए सर्वाधिक ऊंचाई है माउंट एवरेस्ट की, कितनी है, तो 8,848.86 किलोमीटर है, सॉरी मीटर है, किलोमीटर नहीं मीटर है। समुद्र तल से सागर की सर्वाधिक गहराई कितनी है, तो 11,033 मीटर है, मेरियाना ट्रेंच है जो प्रशांत महासागर में है, ठीक। आकाश में कितने तारामंडल हैं, तो 88 89 बदलते रहते हैं, 89 मान लीजिए आप। अगला है कि बृहस्पति तथा शनि पर कौन सी प्रमुख गैसें पाई जाती हैं, तो ये हाइड्रोजन है, हीलियम है, मीथेन है। हीरक वलय के दृश्य कब देखा जाता है, तो पूर्ण सूर्य ग्रहण के समय सूर्य की परिधि पर देखा जाता है। अगला, यदि सूर्य और पृथ्वी के मध्य दूरी 1/4 कम हो जाए तो हमारे वर्ष की अवधि कम हो जाने की सबसे अधिक संभावना होगी, ठीक। देखिए उत्तरी ध्रुव की खोज रॉबर्ट पेरे ने की थी, दक्षिणी ध्रुव की खोज किसने की, तो एमंड सेन द्वारा की गई थी। आगे बढ़ते हैं। अब देखिए दोस्तों यहाँ से क्वेश्चन बनेंगे ज़रूर से ज़रूर, ये थोड़ा ध्यान दीजिएगा, ठीक। वे दो ग्रह जिनके कोई उपग्रह नहीं तो बुध और शुक्र हो जाएंगे। जब दिन व रात की अवधि बराबर होती है तो सूर्य की किरणें सीधी पड़ती हैं। भूमध्य रेखा पर दोस्तों सूर्य की किरणें सीधी पड़ती हैं। अगला हेल बाप व हेली क्या है, तो पुच्छल तारा है दोस्तों।
अगला, ग्रहों से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्य कौन से हैं? देखिए, सूर्य से निकटतम ग्रह कौन सा है? बुध है। पृथ्वी के निकटतम ग्रह शुक्र है। सर्वाधिक ग्रह शुक्र है। देखिए, सर्वाधिक गर्म ग्रह कौन सा है? शुक्र है दोस्तों। बुध न लगाइएगा, यकीन मानिएगा, बुध का तापांतर अधिक है दोस्तों, लेकिन तापमान नहीं है। तापमान सबका इसी का अधिक है, शुक्र का। कार्बन डाइऑक्साइड गैस शुक्र पे सबसे अधिक है, ठीक। सूर्य से सर्वाधिक दूर स्थित ग्रह वरुण है। सबसे बड़ा ग्रह बृहस्पति है। सबसे छोटा बुध है। सर्वाधिक घनत्व वाला ग्रह पृथ्वी है। सर्वाधिक चमकीला कौन सा है? शुक्र है। लाल ग्रह कौन सा है? मंगल है। मॉर्निंग स्टार, इवनिंग स्टार, ये सब शुक्र हो जाएंगे। पृथ्वी की जुड़वा बहनें, शुक्र हो जाएगा। छल्ले वाला ग्रह कौन है? बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण, जो बाद के ग्रह है हमारे बाह्य ग्रह है। अगला है, सबसे लंबा वर्ष वाला ग्रह कौन सा है? वरुण हो जाएगा। सबसे छोटे वर्ष वाला ग्रह कौन सा है? बुध हो जाएगा। सर्वाधिक तापांतर वाला ग्रह बुध हो जाएगा। सर्वाधिक उपग्रहों वाला ग्रह बृहस्पति हो जाएगा। हरे रंग का दिखाई देने वाला ग्रह कौन सा होगा? अरुण हो जाएगा। धुरी पर सर्वाधिक तीव्र परिभ्रमण गति वाला ग्रह कौन सा हो जाएगा? बृहस्पति हो जाएगा। न्यूनतम परिभ्रमण गति वाला ग्रह कौन सा हो जाएगा? शुक्र हो जाएगा। समान परिभ्रमण एवं परिक्रमण अवधि वाला ग्रह कौन सा हो जाएगा? शुक्र हो जाएगा। पृथ्वी के समान अवधि के दिन वाला ग्रह मंगल हो जाएगा। पृथ्वी के समान अक्षीय झुकाव वाला ग्रह मंगल हो जाएगा। पृथ्वी के समान परिभ्रमण अवधि वाला ग्रह मंगल हो जाएगा। पृथ्वी से पश्चिम की ओर भ्रमण करने वाला तो शुक्र व आरूढ़ हो जाएगा। देखिए, सब तो पश्चिम से पूर्व चलते हैं, लेकिन पूर्व से पश्चिम, तो पूर्व से पश्चिम शुक्र और वरुण चलते हैं दोस्तों, याद रखिए। जैसे मेरी, देखिए, मेरा चैनल का नाम है कुमार वासु, तो इसमें वासु उठाइए दोस्तों। देखिए, वासु में जो वी मतलब वीनस हो जाएगा और यू मतलब यूरेनस हो जाएगा, तो शुक्र और वरुण हो जाएगा। तो यही से याद कर लीजिए कि ये पूर्व से पश्चिम चलते हैं, बाकी दुनिया पश्चिम से पूर्व चलती है, ठीक। अगला है कि उत्तर से दक्षिण परिभ्रमण करने वाला, तो अरुण हो जाएगा। सर्वाधिक तीव्र गति से परिक्रमा करने वाला तो बुध हो जाएगा, सबसे पास में है। न्यूनतम गति से परिक्रमा करने वाला वरुण। ये सब फैक्ट देख चुके हम लोग। वे ग्रह जिस पर सर्वोदय पश्चिम दिशा में होते वही जो शुक्र और अरुण है, क्योंकि दिशा मतलब इनकी बदली है, तो इनका जो है डायरेक्शन वो भी बदल जाएगा, सूर्योदय की दिशा भी। अगला है, जीवन युक्त होने के कारण पृथ्वी को किस अन्य नाम से जानते हैं? तो हरित ग्रह या ग्रीन प्लैनेट कहते हैं। बृहस्पति का वलय किस पदार्थ से बना है? तो सिलिकेट का बना है। अगला है, जब एक महीने में 2 पूर्णिमा होती है तो दूसरी पूर्णिमा वाले चांद को क्या कहते हैं? ब्लू मून कहते हैं। अगला है, टाइटन किस ग्रह का उपग्रह है? तो दोस्तों शनि का है, इंपॉर्टेंट है। अरुण को सूर्य की एक परिक्रमा करने में लगभग कितना समय लगता है? तो 84 वर्ष लगता है। अगला है, शनि पृथ्वी की एक परिक्रमा पूरा करने में लगभग 29.5 वर्ष का समय लेता है। अगला है, सूर्य का जुड़वा तारा क्या है? तो नेमेसिस है। अगला, किस ग्रह के दिन का मान, अवधि और उसके अक्ष का झुकाव लगभग पृथ्वी के दिन के मान और झुकाव के समतुल्य है? यह कौन सा ग्रह है? तो मंगल ग्रह है, ठीक। अगला है कि 1610 ईस्वी में बृहस्पति के उपग्रहों की खोज किस वैज्ञानिक ने की थी? तो गैलीलियो ने की थी। वे ग्रह जिनके चारों ओर वलय हैं बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण कहलाते हैं। अगला है, सबसे बड़ा चमकीला क्षुद्र ग्रह कौन सा है? सेरेस है। अगला है, सौर परिवार का दूसरा सबसे बड़ा उपग्रह कौन सा है दोस्तों? तो टाइटन है। अगला दिया है कि पूर्ण सूर्य ग्रहण केवल सीमित भू क्षेत्र में ही दिखाई पड़ता है, क्योंकि पृथ्वी के अनुप्रस्थ परिच्छेद की तुलना में पृथ्वी पर पड़ने वाली चंद्रमा की छाया का आकार छोटा होता है। अगला है कि सूर्य के प्रकाश मंडल या फोटोस्फीयर तापमान कितना? मैंने बताया था, याद करना पड़ेगा। ये फोटोस्फीयर ये है 6000 डिग्री सेंटीग्रेड बाह्य तापमान। अगला है, चंद्र ग्रहण कब होता है? तो केवल पूर्णिमा को होता है दोस्तों चंद्र ग्रहण। चंद्र ग्रहण, सूर्य ग्रहण, सारी चीज़ें मैंने डिस्कस की है, बहुत बार किया है। भारत का भूगोल जब पढ़ाया था उसमें भी डिस्कस किया, विश्व का भूगोल पढ़ाया अंकित भाटी सर की बुक, उसमें भी डिस्कस किया, सब में बहुत अच्छे से डिस्कस किया हूँ। अगला है, शांति का सागर सी ऑफ ट्रैंक्विलिटी किस उपग्रह पर है? तो चंद्रमा पर है। फोबोस व डिमोस किसके हैं? तो मंगल के हैं दोस्तों। अगला है, मंगल पर जीवन की उपस्थिति के लिए बर्फ छत्रकों और हिम शीतित जल की उपस्थिति सबसे अनुकूल है। अगला है कि वर्ष 1984 में बी गार्डिनर, जोसेफ फॉरमैन और जे संकलीन द्वारा आयोजित शुद्ध ओजोन छिद्र की खोज की गई, ठीक। किसकी खोज की गई? ओजोन छिद्र की खोज की गई थी, तो इन लोगों के द्वारा की गई थी। अब हम आगे देखते हैं। देखिए, इम्पोर्टेंट है दोस्तों, आपको पढ़ना पड़ेगा। देखिए, यहाँ लिखा है कि चंद्रमा के धरातल पर 2 व्यक्ति एक दूसरे की बात क्यों नहीं सुन सकते? चंद्रमा पर वायुमंडल के अभाव के कारण। अगला है, जब अर्धचंद्र ग्रह या हाफ मून होता है तो सूर्य
पृथ्वी तथा चंद्रमा के मध्य कोण कितना होता है? 90 डिग्री होता है। कृष्ण विवर ब्लैक होल अंतरिक्ष में एक पिंड है जो किसी भी प्रकार के विकिरण को बाहर नहीं आने देता। इसका कारण है उच्चतम घनत्व। अगला है, जब किसी वस्तु को पृथ्वी से चंद्रमा पर ले जाया जाता है तो उसका भार घटकर 1/6 हो जाता है। अगला है, तारों के नष्ट होने के लिए कौन सी आकाशीय परिघटना उत्तरदायी है? तो कृष्ण विवर या कृष्ण छिद्र, ब्लैक होल जिसे कहते हैं। ठीक। अगला है कि ब्लैक होल थ्योरी किसने प्रतिपादित किया? यह चंद्रशेखर ने किया था। सबसे चमकीला तारा कौन है? साइरस या डॉग स्टार। सूर्य ग्रहण कब होता? तो यह अमावस्या को होता है, केवल अमावस्या को होता है, और चंद्र ग्रहण केवल पूर्णिमा को होता है। देखिए दोस्तों, मैं आपको कॉन्सेप्ट बता ही दूँ तभी आगे बढ़ूँ, नहीं तो आपको माइंड में हमेशा रहेगा। देखिए, ये देखिए सन है हमारा, ये हमारी अर्थ हो जाएगी, ये मून हो जाएगा। अगर सूर्य का प्रकाश चंद्रमा पर नहीं पड़ता है, बीच में कौन आ जाएगा? पृथ्वी, तो ये पूर्णिमा हो जाएगी। क्या होगा? पूर्णिमा। और ये जो है पूर्णिमा नहीं, ये हम, हाँ ठीक है, ये पूर्णिमा हो जाएगी। क्या होगी? पूर्णिमा हो गई। और ये कब होगी? तो चंद्र ग्रहण को। पूर्णिमा कब होती है? तो चंद्र ग्रहण कब होते हैं? तो केवल पूर्णिमा के दिन होता है, तो ये चंद्र ग्रहण हो जाएगा। यानी चंद्र ग्रहण यानी चंद्र जो वहाँ जो है उसका ग्रहण लग गया, यानी उसे ढक लिया गया है। ठीक। तो जब पृथ्वी बीच में आ जाए, यानी जब सूर्य और चंद्रमा के बीच में पृथ्वी आ जाए तो क्या होता है? चंद्र ग्रहण होता है, और ये केवल पूर्णिमा को होता है। ठीक। और जब अब देखिए, अब अगला बना रहे हैं, ये देखिए हमारा सन है, ये हमारा अर्थ है, ये हमारा मून है। ये मून यहाँ से हटाइए, एक सेकेंड। देखिए मून यहाँ लाइए, मून अगर चंद्रमा यहाँ आ जाए तो ये क्या करेगा? ये जो है पृथ्वी पर प्रकाश को आने नहीं देगा, तो ये हमारा हो जाएगा, क्या हो जाएगा? तो सूर्य ग्रहण हो जाएगा। क्या होगा? सूर्य ग्रहण हो जाएगा। सूर्य ग्रहण हो गया। ठीक। अब देखिए सूर्य ग्रहण हो गया ये, और ये कब होता है? तो अमावस्या को होता है। क्या होता है? अमावस्या को। बस यही कॉन्सेप्ट है, ध्यान रखना है, चित्र बना लीजिएगा बस। अगला, एक निश्चित आकृति में व्यवस्थित तारों का समूह क्या कहलाता है? तो नक्षत्र कहलाता है। ब्रह्मांड में सबसे दूर स्थित तारा कौन सा है? इकारस है। अगला दिया है, तारों के मध्य दूरी ज्ञात करने की इकाई कौन है? प्रकाश वर्ष है। पृथ्वी के परितः घूमने वाले कृत्रिम उपग्रह से बाहर गिराई गई गेंद पृथ्वी के परितः उपग्रह के समान आवर्तकाल के साथ उसी कक्षा में घूमती रहेगी। जैसे पृथ्वी घूम रही है उसी कक्षा में जैसे उपग्रह घूम रहे हैं दोस्तों। अगला है कि ध्रुव तारा, पोल स्टार और नॉर्थ स्टार किस तारामंडल की ओर संकेत करते हैं? तो सप्तऋषि तारामंडल की ओर करते हैं। देखिए 7 तारे होते हैं, आप लोग देखे ना होंगे आकाश में, जब आप लेटे तो दिखाई देंगे आपको, उत्तर दिशा में देखेंगे तो वहाँ आपको 7 तारे नजर आएंगे। थोड़ा इस तरह होते हैं सप्तऋषि तारा। 4 मतलब एक इस तरह होते हैं, चारपाई की तरह, और एक पूंछ की तरह होते हैं। तो ध्यान देंगे थोड़ा तो नज़र आएगा। हम लोग जब आंचलिक विज्ञान नगरी गए थे लखनऊ, तो वहाँ दिखाए थे, तभी से हम लोग देखते रहते हैं। अगला दिया है, मंगल और बृहस्पति की कक्षाओं के मध्य सूर्य की परिक्रमा करने वाले आकाशीय पिंड को कहते हैं क्षुद्र ग्रह। मैंने अभी बताया था कि आपको ये याद ही रखना है। मंगल और बृहस्पति के मध्य कौन से? क्षुद्र ग्रह, एस्टेरॉइड है। उल्का को कहते हैं टूटता हुआ तारा। ठीक। देखिए उल्का क्या है? उल्का और उल्का पिंड दोनों में अंतर है। देखिए उल्का जब पृथ्वी से मतलब घर्षण से जो तारा टूटता है, अगर वायुमंडल के घर्षण में आके जल जाए पूरी तरह से, पृथ्वी पर गिरे नहीं, आसमान में ही वो जल जाए, ठीक, ऊपर ही जल जाए, तो उसे कहते हैं उल्का। लेकिन वो अगर पृथ्वी पर गिर गया तो वो बन जाता है उल्का पिंड। ठीक। अगर वो मतलब नहीं पूरी तरह से जला, वो पृथ्वी पर आया, गिर गया, तो कहलाता है उल्का पिंड। और अगर पृथ्वी में ऊपर ही जल गया आसमान में तो उसे कहते हैं उल्का। समझ में आया ना। अगला है, पृथ्वी उपग्रह एक है, कौन सा है? चंद्रमा है। मंगल के 2 हैं, फोबोस और डिमोस। बृहस्पति के याद नहीं करने हैं। ठीक। वैसे 92 इसके उपग्रह हैं, कुछ आपको याद करने हैं, जो है अभी हम आगे देख लेंगे। देखिए शनि के आपको टाइटन याद करना है, सारे नहीं याद करने हैं। उसके बाद अरुण के जो है 27 हैं, वरुण के 14 हैं, सब नहीं याद करने। आपको जो इंपॉर्टेंट है दोस्तों वही पढ़ना है। ठीक। अब पृथ्वी की गतियाँ एवं तथा अक्षांश रेखाएँ दोस्तों हम देखते हैं। पहले टाइम देख लें। ठीक। तो देखते हैं, अभी यहाँ इतना ही देखते हैं, अभी थोड़ा और देखेंगे। देखिए ये टॉपिक हम कंप्लीट कर दें। देखिए यहाँ लिखा, विश्व को संपूर्ण विश्व में दिन और रात बराबर होती है, तिथियाँ कौन है? तो देखिए 21 मार्च और 23 सितंबर को दिन और रात बराबर होता है। दोस्तों देखिए ये अगर बहुत अच्छे से आपको समझना है ना, तो आपको बोर्ड वाली क्लास मेरी देख लेनी चाहिए। कौन सी क्लास? बोर्ड वाली। क्योंकि अगर वो क्लास देखेंगे तो मुझे ये सब ज़्यादा डिस्कस करना नहीं पड़ेगा। अगला है, वर्ष भर रात और दिन किस स्थान पर बराबर होते हैं? तो भूमध्य रेखा पर बराबर होते हैं। अगला है कि कर्क संक्रांति के समय उत्तरी गोलार्ध के किस स्थान पर 12 घंटे दिन होगा? तो विषुवत रेखा। अब देखिए यहाँ पे ध्यान दीजिए थोड़ा, आपको समझ में आ जाएगा सारी। देखिए
यहाँ देखिए सूर्य जो है मकर रेखा पर चमकेगा। यहाँ अगर देखेंगे, देखिए यहाँ पे देखो, देखो ये दोनों जो है, ये पृथ्वी है हमारी, ये पृथ्वी। यहाँ लिखा दक्षिणी गोलार्ध में शीत ऋतु है, उत्तरी गोलार्ध में ग्रीष्म ऋतु है। जब सूर्य उत्तरायण होगा, जैसे अब देखिए ये ना समझिए, ये छोड़िए, आप इसे छोड़िए, हम बता रहे हैं, जो हम बता रहे हैं वो ध्यान दीजिए, क्योंकि तब भूलेंगे नहीं, नहीं ये भूल जाएंगे। देखिए यहाँ मैं बताने जा रहा हूँ, जैसे मान लीजिए हमारा जो है सूर्य है, ये पृथ्वी है हमारा, ठीक। अगर सूर्य उत्तरायण, जैसे इस समय सूर्य क्या हो रहा है, उत्तरायण हो रहा है कि नहीं, तो उत्तर में क्या है, उत्तरायण हो रहा है, तो जो हमारा उत्तरी अक्षांश है, उत्तरी गोलार्ध है, यहाँ क्या है, गर्मी है कि नहीं दोस्तों। लेकिन जब सूर्य दक्षिणायण होगा तो यहाँ क्या होगी, ठंडी होगी कि नहीं, बताइए। जैसे इस समय क्या है, यहाँ गर्मी है तो यहाँ ठंडी है कि नहीं दोस्तों। अभी ये जब सूर्य जो है दक्षिणायन होगा, यानी उत्तरी, ये जो है दक्षिणी गोलार्ध में जाएगा, तो यहाँ गर्मी हो जाएगी, ऑस्ट्रेलिया में क्या पड़ेगी, गर्मी, और भारत में क्या, ठंडी शुरू हो जाएगी कि नहीं। अब बताइए, सूर्य जब जा रहा है और सूर्य जब आ रहा है, तो इसे 2 बार विषुवत रेखा मिलेगा कि नहीं, मिलेगा ना। तो विषुवत रेखा 2 बार मिलेगा। वो 2 दिन क्या होगा, दिन और रात बराबर होंगे कि नहीं। तो ये देखो यहीं पे यही चीज़ बताया है कि किस दिन, मतलब जो है दिन रात बराबर होंगे, विषु पर दिन व रात बराबर होंगे। तो 21 मार्च और 23 सितंबर, यानी सूर्य जो है एक बार 21 मार्च को बढ़ेगा ऊपर की ओर, तो 21 मार्च से होकर गुजरेगा। उसके बाद जब एक बार लौटेगा दक्षिण की ओर, तब फिर जो है 23 सितंबर से होकर गुजरेगा। तो दो बार ये विषुवत रेखा पर पूरी तरह से चमकेगा, ठीक। तो यही चीज़ बताएगा। आई होप समझ में आया होगा। अब हम आगे बढ़ते हैं। अगला दिया, पृथ्वी का अपने अक्ष पर झुकाव कितना है, 23.5 डिग्री है, ठीक। और ये देखिए झुकाव बढ़ता रहता, पहले शुरू में इतना नहीं था, फिर धीरे धीरे उल्का पिंडों ने इसे ऐसा बना दिया है, कहते हैं ऐसा है। अगला है, उत्तरी गोलार्ध का में वर्ष का सबसे छोटा दिन किस तिथि को होता है, 22 दिसंबर। उत्तरी गोलार्ध का सबसे बड़ा दिन 21 जून होता है दोस्तों। अगला है, पृथ्वी का सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाना तथा अपने अक्ष पर झुका होना मौसम परिवर्तन का मुख्य कारण माना जाता है। दक्षिणी गोलार्ध का सबसे बड़ा दिन कब होता है, तो 22 दिसंबर को होता है। अगला, उपसौर। पृथ्वी जब सूर्य से निकटतम दूरी पर होती है तो इसे उपसौर कहते हैं। ऐसी स्थिति 3 जनवरी को होती है। अपसौर, अपहेलियन क्या होता है, पृथ्वी जब सूर्य के अधिकतम दूरी पर होती है तो इसे अपसौर कहते हैं। ऐसी स्थिति 4 जुलाई को होती है। देखिए अगला लिखा है, 0 डिग्री 5 डिग्री उत्तर और दक्षिण के मध्य की अक्षांशीय पेटी शांत अक्षांश के नाम से जानी जाती है, ठीक। अब देखिए यहाँ पे थोड़ा और देखते हैं। पहले ऊपर, ग्रीष्म आयनात, जब मतलब ऊपर जब सूर्य जाता है तो प्रतिवर्ष किस तिथि को होता है, तो 21 जून को होता है। दोपहर में छाया किस तिथि को सबसे छोटी होती है, तो 21 जून को सबसे छोटी होती है, क्योंकि सूर्य जो है 21 जून पे कर्क रेखा पर चमकता है। अगला, वार्षिक तापांतर किस अक्षांश पर न्यूनतम होता, तो भूमध्य रेखा पर। वार्षिक तापांतर का माना कि मतलब सूर्य मतलब ठंडी गर्मी बराबर होती है, वैश्विक तापमान इतना समझ के लिए, दिन और रात में जो है तापमान जो होता है दिन और रात का वो बराबर होता है। अगला दिया है, प्रधान यामोत्तर या प्राइम मेरिडियन तथा विषुवत रेखा का प्रतिच्छेदन बिंदु कहाँ अवस्थित है, तो अटलांटिक महासागर में स्थित है। अगला है, शून्य अक्षांश तथा शून्य अंश देशांतर बिंदु का प्रतिच्छेदन अटलांटिक महासागर में स्थित है। आपको याद रखना है दोस्तों, इंपॉर्टेंट है, आप ये कष्ट समझ पाएंगे। देखिए जहाँ पे कर्क रेखा मतलब अक्षांश 0 डिग्री और भूमध्य रेखा 0 डिग्री, ये दोनों काटेंगे, ये तो अटलांटिक महासागर में पड़ेगा ये, ठीक। अगला दिया है, सूर्य की पहली किरण भारत के किस यमनोत्तर पर पड़ती है, तो जो अरुणाचल प्रदेश का है 97 डिग्री 25 मिनट पूर्व वहाँ पड़ती है। अगला है, अंतर्राष्ट्रीय दिनांक रेखा किस महासागर से गुजरती है, प्रशांत महासागर से। पृथ्वी की भूमध्य रेखा की कुल लंबाई कितनी है, 40,075 किलोमीटर। ग्लोब पर 2 स्थानों के मध्य न्यूनतम दूरी अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा पर नहीं होती है, ठीक। अगला है कि कौन सी देशांतर रेखा प्रधान यमोत्तर के साथ मिलकर गोलोक पर बृहद वृत्त का निर्माण करती है, तो 180 डिग्री देशांतर। देखिए यहाँ देखिए महत्वपूर्ण अक्षांश रेखाएं, ये 0 डिग्री है, मतलब ये 90 डिग्री उत्तरी है, 66 है कर्क आर्कटिक में, ठीक। उसके बाद विषुवत रेखा 0 है, 23.5 नॉर्थ कर्क रेखा, मकर रेखा। ये सब हम लोग दोस्तों देखे हैं, कोई नई चीज़ नहीं है, वही सब चीज़ दिया हुआ है, ठीक। अब देखिए ये हम शांत पेटी वाला देख ही चुके हैं, विषुवत रेखा वाला देखते हैं दोस्तों। ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि यारों में आया हुआ क्वेश्चन है, आते रहते हैं, ये हम देखते हैं। उसके बाद हम कल से चट्टाने वाला कल से देखेंगे, ठीक। हम ये वाला देख लेते हैं। अब देखिए, विषुवत रेखा पर स्थित देश। विषुवत रेखा 3 महाद्वीपों, 13 देश और 3 जल निकायों से गुजरती है। अब देखिए एशिया के कौन कौन से देश हैं, मालदीव है, इंडोनेशिया है, किरबाती है। अफ्रीका के सौ टॉम प्रिंसेस है, गैबान है, कांगो है, गणराज्य है, लोकतांत्रिक गणराज्य कांगो है, युगांडा, सोमालिया, केन्या।
इसकी एक ट्रिक भी है, ट्रिक के चक्कर में पड़ेंगे रेगा हो जाएंगे। ठीक, अब क्या करिए, मैप के थ्रू याद करिए। जब मैप सामने है तो वहाँ देखिएगा, आपके माइंड में लंबे समय तक याद रहेगा। ठीक, अब देखिए यहाँ लिखा है कि जैसे देखिए ये कैसे, एक काला बाज, इस तरह मतलब कहेंगे इक्वाडोर, काला से कोलंबिया और बाज से ब्राज़ील। ठीक, तो देखिए यहाँ जो है दक्षिण अमेरिका में ये 3 हो जाएंगे, अफ्रीका में हो जाएंगे, एशिया में, तो 3 महाद्वीप है। अब जल संधियाँ कौन सी, अटलांटिक महासागर, प्रशांत महासागर, हिंद महासागर। दोस्तों ये तो एकदम कॉमन सेंस की बात है, सामने मैप है तो याद कर सकते हैं, कोई नई बात नहीं। अब देखिए प्रधान माध्यान्ह रेखा, जो ये क्या है, तो ये दोस्तों जो है हमारा समय जो डिसाइड करती है वही है। ये कह रहा है कि 3 महाद्वीपों से और मतलब 80, ये जो है 0 डिग्री है या 180 डिग्री है, 8 देशों और 6 जल निकायों से होकर गुजरती है, जैसे यूरोप, यूनाइटेड किंगडम, फ्रांस, स्पेन। अफ्रीका में अल्जीरिया, माली, बुर्किना फासो, घाना, टोगो, अंटार्कटिका हो जाएगा। ठीक, अब देखिए जल निकासी कौन है, आर्कटिक महासागर है, नॉर्वेजियन है, ग्रीनलैंड है, भूमध्य सागर, अटलांटिक महासागर, दक्षिणी महासागर। कर्क रेखा कौन से देश हैं, तो 3 महाद्वीप है, 16 देश है, 6 जल संधियाँ हैं। कौन कौन से हैं एशिया के, देखिए एशिया में ताइवान है, चीन है, म्यांमार है, बांग्लादेश है, भारत है, ओमान है, संयुक्त अरब अमीरात है, सऊदी अरब है। मिस्र में क्या है, अफ्रीका में कौन है, मिस्र, लीबिया, नाइजर, अल्जीरिया, माली, पश्चिमी सहारा, मारितानिया है। उसके बाद उत्तरी अमेरिका में कौन, बहामास और मैक्सिको हो जाएगा। जल निकाय कौन कौन से हैं, हिंद महासागर, अटलांटिक महासागर, प्रशांत महासागर, ताइवान जल संधि है, लाल सागर है, मैक्सिको की खाड़ी है। ठीक, अब देखिए जो मकर रेखा है यही चीज़ बताएगा। 3 महाद्वीप हैं, 10 देश हैं, 3 है। अब देखिए यहाँ कौन सी, दक्षिण अमेरिका में अर्जेंटीना है, ब्राज़ील है, चिली है, पराग्वे है। अफ्रीका में नामीबिया, बोत्सवाना है, दक्षिण अफ्रीका, मोजाम्बिक, मेडागास्कर है, ऑस्ट्रेलिया। इतना सिंपल दोस्तों, मैं मानता हूँ भूमध्य रेखा याद करने में थोड़ी कठिनाई होगी, बाकी इतना मतलब सिंपल है। ये वाले सब तो बहुत सिंपल हैं, ऐसे याद कर सकते हैं, मतलब कोई ट्रिक के चक्कर में ना पड़िए आप। जल निकाय, हिंद महासागर, अटलांटिक महासागर, प्रशांत महासागर। यहाँ लिखा भूमध्य रेखा पर 1 डिग्री के अंतराल पर 2 देशांतर के मध्य 111.32 किलोमीटर की दूरी होती है। एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है दोस्तों, हमको लगता है ये पेठी में पूछा गया शायद, नहीं तो यूपी SSSC का कोई एग्जाम है जहाँ पूछा गया है, ध्यान दीजिएगा। अगला है कि अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा के सबसे निकट कौन सा जलडमरू मध्य स्थित है, तो बेरिंग जलडमरू मध्य है। अगला भूपर्पटी में सर्वाधिक मात्रा में पाया जाने वाला रासायनिक तत्व कौन सा है, ऑक्सीजन है, 46.60%। अगला, यदि 2 स्थानों की स्थिति में 90 डिग्री देशांतर का अंतर है तब उनके मध्य कितने घंटे का अंतर होगा, तो 6 घंटे का अंतर होगा। अगला है मिस्र की राजधानी काहिरा का स्थानिक या मानक समय ग्रीनविच से 2 घंटे आगे है, तो वह किस देशांतर पर स्थित है, तो 30 डिग्री पूर्वी देशांतर पर स्थित है। अगला, अक्षांश किसे कहते हैं, तो देखिए 30 से 35 डिग्री अक्षांश को कहते हैं। अगला, पृथ्वी का आंतरिक भाग क्रोड, निकिल व लोहे से मिलकर बना है, जिसे हम नीफे कहते हैं दोस्तों। निकिल व फेरस यानी जो है Fe आयरन हो जाएगा। अगला है कि जब 182 डिग्री पूर्वी देशांतर पर माध्याह्न हो तब किस देशांतर रेखा पर सुबह के 6:30 बजे होंगे, तो ये 0 डिग्री देशांतर पर बजे होंगे। अगला, भूमध्य रेखा, कर्क रेखा और मकर रेखा तीनों किस एक महाद्वीप से गुजरेंगे, तो अफ्रीका से। अगला, पृथ्वी की उत्पत्ति गैसों धूल के कणों से हुई है, यह किस विद्वान ने कहा, तो ओ स्मिड ने कहा। ठीक, अगला दिया पृथ्वी की आयु निर्धारित करने में किस विधि का प्रयोग किया जाता है, तो यूरेनियम डेटिंग विधि का प्रयोग किया जाता है। अगला, जीवाश्मीय साक्ष्यों के आधार पर पृथ्वी का जीवन की उत्पत्ति कब मानी जाती है, तो 3.5 मिलियन वर्ष पूर्व मानी जाती है। अगला दोस्तों दिया है, यदि किसी स्थान पर सुबह के 6 बजे हैं और तथा उसी समय ग्रीनविच माध्य समय 3 बजे प्रातः है, तो उस स्थान की देशांतर रेखा 45 डिग्री पूर्व होगी, तो क्या होगी। देखिए ये कह रहा है दोस्तों उसी समय 3 बजे प्रातः है, तो उस समय देशांतर रेखा क्या होगी, तो जो 45 डिग्री है यही होगी। ठीक, देखिए 1 डिग्री में 4 मिनट होते हैं दोस्तों, तो 3 घंटे का अंतर आएगा, तो ये करेंगे तो कितना हो जाएगा, 4 पंचे 20, 4 चौक 16 और 2 18। ठीक, 36 18, तो 3 घंटे का अंतर आ जाएगा। अगला है, पृथ्वी को कितने समय कटिबंधों में बांटा गया है, तो 24 समय कटिबंधों में बांटा गया है। गोलार्ध पर उत्तरी गोलार्ध में विषुवत वृत्त के 66.5 डिग्री की कोणीय दूरी पर खींचा गया काल्पनिक वृत्त क्या होता है, आर्कटिक वृत्त कहलाता है।
विषुवत रेखा सहित कुल कितने अक्षांशों की संख्या है? तो टोटल दोस्तों कितनी है? तो ये है 180। क्यों? क्योंकि 90 ऊपर हो गए, 90 नीचे हो गए, बीच में जीरो को भी हमें ऐड करना पड़ेगा। तो ये जो है 181 हो जाएंगे। क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, पूछा गया है। ठीक, तो दोस्तों यहाँ तक हम आज देख रहे हैं। कल हम देखेंगे चट्टान और ज्वालामुखी देखेंगे, क्योंकि आज बहुत लेट भी हो गया है वीडियो बनाने में। तो थोड़ा वही मतलब मिस्टेक हो गया था जो मैराथन अपलोड करने वाला, तो उससे थोड़ा मतलब दिक्कत होगा। दुख मुझे भी हुआ, लेकिन अब क्या ही कर सकते हैं ना। तो कोई नहीं, मिलते हैं अगली वीडियो में जो हमारी यूपी स्पेशल होगी, मतलब वो यूपी प्रैक्टिस सेट होगा, यूपी पुलिस का एक शानदार प्रैक्टिस सेट। दोस्तों डेली करिए आप लोग और पढ़ते रहिए, मस्त रहिए, खुश रहिए। मिलते हैं कल, तब तक के लिए जय हिंद।